हेलो बच्चों, एकेडमिक ज्ञान विद सौरभ सर यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं फिर से मिशन 100 सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 13 तक आरबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन हर चैप्टर को कंप्लीट करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में। ठीक है, तो आप सभी लोग जुड़े रहें, आपके एग्जाम तक 100 आउट ऑफ 100 दिलाने की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास स्टार्ट करते हैं। देखें, सबसे पहला क्वेश्चन है, जैसा कि बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा, चैप्टर का नेम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, हिंदी में रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। कुछ क्वेश्चंस, मतलब सारे क्वेश्चंस की हिंदी तो मैं नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि भाई हिंदी लिखने में मुझे थोड़ा सा बोलते ना दर्द होता है हाथ में, है ना, लिखा भी नहीं जाता मुझसे बोर्ड पर, तो मैं हिंदी क्वेश्चंस की इंग्लिश वाला भी बोल दिया करूंगा। ठीक है, और इसमें मैंने यहां लिखा हुआ है 1+3। इसका मतलब है इस चैप्टर से आरबीएससी में 2 क्वेश्चन आएंगे, एक तो 1 नंबर का आएगा और दूसरा 3 नंबर का आएगा। ठीक है, तो देखें भाई, सबसे पहला क्वेश्चन अपन क्या करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, द corrosion इन आयरन। ठीक है, यहां इसको ऐसे बोल सकते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, तो लोहे पर जंग लगना, तो इसका बेटा इक्वेशन लिखवाया आपसे, तो कैसे लिखना है ध्यान रखना। देखो, जो आयरन का कोरोजन होता है ना, तो हमेशा याद रखना कि आयरन जब बेटा मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आता है, मतलब नम हवा के कांटेक्ट में आता है, तो याद रखना बेटा आयरन ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? आयरन ऑक्साइड, जो कि क्या बनाता है? आयरन ऑक्साइड हाइड्रेट बनता है, जो कि क्या बनाता है बेटा? रस्ट बनाता है। क्या बनाता है? रस्ट। और रस्ट इज इन द रेड ब्राउन कलर। जो जंग होती है, रस्ट का मतलब होता है बेटा जंग, रेड ब्राउन लेयर होती है, लाल भूरे रंग की परत होती है। ठीक है, दोबारा सुने कि कोरोजन ऑफ आयरन पूछे या रस्टिंग ऑफ आयरन पूछे, सिंपल आपको पता होना चाहिए कि आयरन जब मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आता है तो आयरन ऑक्साइड हाइड्रेट बनता है, मतलब हिंदी में भी आयरन ऑक्साइड हाइड्रेट कहते हैं इसको, और इसका मतलब नाम होता है रस्ट, और इसका कलर कैसा होता है? रेड ब्राउन कलर होता है, और रस्ट का मतलब हिंदी में जंग होता है। ठीक है, रेड ब्राउन मतलब लाल कलर। अब इसका इक्वेशन देखें, तो इक्वेशन देखो, आयरन का सिंबल होता है भाई Fe, और बैलेंसी मैंने ली +3। ठीक है, प्लस मॉइस्ट एयर का मतलब होता है O2 ऑक्सीजन, है ना, और मॉइस्ट का मतलब नम है, और मॉइस्चर का मतलब होता है H2O, तो यहां पर भाई H2 होगा। ठीक है, और क्या बनेगा? तो देखो, ये जो ऑक्सीजन है ये तो Fe के साथ में कंपाउंड बनाएगी, तो यहां क्या बन जाएगा? Fe2O3। क्या बन जाएगा? Fe2O3। भाई Fe की वैलेंसी कितनी होती है? +3। O की वैलेंसी कितनी होती है? -2। देखो बता रहा हूं मैं, यहां बता दूं, Fe का वैलेंसी कितना है? +3, और ऑक्साइड O का वैलेंसी होता है -2। कंपाउंड होने के टाइम अपन क्रॉस करते हैं वैलेंसी का, तो क्रॉस कराओ, इसका इधर, इसका इधर, तो 2 इधर आएगा तो बनेगा भाई Fe2, और 3 इधर जाएगा तो क्या बनेगा? O3। तो ये जो ऑक्सीजन है वो Fe के साथ कंपाउंड बनाएगा तो क्या बनेगा? Fe2O3। और ये जो H2O है मॉइस्चर का, वो इसके ऊपर क्या है? डिपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ डिपोजिट वाली चीज को डॉट लगा के दिखाते हैं, तो यहाँ दिखा हुआ डॉट H2O। ठीक है, अब जितना H2O का मॉलिक्यूल यहाँ होगा उतना ही यहाँ होगा। अगर मान लो मैंने यहाँ n रख दिया, n का मतलब कोई भी नंबर 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, तो यहाँ भी क्या आएगा? n आएगा। ठीक है, तो बेटा रस्ट का फॉर्मूला याद रखना, क्या होता है? Fe2O3.NH2O, जिसको हिंदी में कहते हैं बेटा जंग। क्या कहते हैं? जंग। लड़ने वाली जंग नहीं है, रस्ट वाला जंग, जो रेड ब्राउन लेयर होती है। तो रस्टिंग का इक्वेशन पूछे तो क्या लिखना? Fe+3O2+NH2O। ठीक है, तो क्या बनेगा? Fe2O3.NH2O। यहाँ जो ऑक्सीजन होता है वो Fe के साथ में कंपाउंड बनाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड हाइड्रेट, या फिर आयरन ऑक्साइड हाइड्रेट भी कह सकते हो आप, और इसका कलर होता है रेड ब्राउन। तो ये हो गया भाई इक्वेशन रस्टिंग का। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन अपन देखें, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? व्हाट हैपन्स व्हेन, देखो इसमें 2 पार्ट हैं, पहला अपन पढ़ रहे हैं
जिंक एडेड टू कॉपर सल्फेट, जिंक एडेड टू कॉपर सल्फेट, कि जिंक को डाला जा रहा है किसके साथ में, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, है ना, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। ठीक है, तो देखो इसका आंसर बता रहा हूं कैसे होगा। मतलब जिंक को जब कॉपर सल्फेट बिल्डर में डुबोया जाता है या डाला जाता है तो क्या होता है। तो देखो भाई सबको पता है जिंक का सिंबल होता है Zn, ठीक है। कॉपर सल्फेट का क्या होता है भाई, फॉर्मूला CuSO4, ठीक है। कैसे बना वो बता देता हूं। देखो कॉपर का सिंबल होता है Cu, बैलेंसी होता है +2, सल्फेट का सिंबल होता है SO4, बैलेंसी होता है -2, क्रॉस कराते फिर कंपाउंड हो जाते हैं, ठीक है, बैलेंसी का, और ये न्यूमेरिक वैल्यू अगर इक्वल होती है तो कट जाती है, तो क्या बन जाएगा CuSO4, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट ऐसे बनता है ना। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। अब ध्यान दें भाई, जिंक जो है मेटल है उसकी वैलेंसी +2 होती है, जिंक की वैलेंसी कितनी होती है, +2। अब क्या होगा, जो Zn है वो Cu को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। मैंने हमेशा बताया है जब भी एक एलिमेंट हो, एक कंपाउंड हो, तो वहां हमेशा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो जिंक Cu को रिप्लेस करेगा तो क्या बन जाएगा भाई, ZnSO4 बन जाएगा, और प्लस में क्या निकल जाएगा, Cu+2 निकल जाएगा, ठीक है। जिंक जब कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, जिंक सल्फेट बनता है और कॉपर बाहर निकल जाता है। तो ये कौन सा रिएक्शन है भाई, इस रिएक्शन का नाम होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या विस्थापन अभिक्रिया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब विस्थापन अभिक्रिया। देखो हमेशा रखना, एरो से पीछे वाली साइड बेटा क्या होती है, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, एरो से आगे वाली साइड क्या होती है बेटा, RHS मतलब राइट हैंड साइड, और LHS को रिएक्टेंट वाली साइड बोलते हैं, RHS को प्रोडक्ट वाली साइड बोलते हैं। तो जब भी LHS में एक एलिमेंट हो, एक कंपाउंड हो, तो वहां हमेशा डिस्प्लेसमेंट होता है। लेकिन केस क्या है, कंडीशन क्या है कि ये जो अकेला वाला मेटल है ना, वो हाई रिएक्टिव होना चाहिए बेटा, उच्च क्रियाशील होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हाई रिएक्टिव मतलब उच्च क्रियाशील होना चाहिए। और जो कंपाउंड वाला मेटल है, आपको पता है कंपाउंड में पहले वाला प्लस होता है, दूसरे वाला माइनस होता है, याद रखना, मैं बता रहा हूं। तो कंपाउंड वाला जो मेटल है वो लो रिएक्टिव होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, लो रिएक्टिव, कम क्रियाशील होना चाहिए, तभी डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल होगा। अगर मान लो ये लो रिएक्टिव हो गया अकेला वाला और कंपाउंड वाला हाई हो गया तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। बेसिकली फॉर्मेट अगर रखें, जब एक एलिमेंट हो LHS में, एक कंपाउंड हो, तो डिस्प्लेसमेंट होगा। लेकिन शर्त क्या है कि अकेला वाला जो एलिमेंट है वो हाई रिएक्टिव होना चाहिए, अधिक क्रियाशील होना चाहिए। तो जब याद रखना, जिंक को कॉपर सल्फेट के साथ डाला जाएगा तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट बनेगा बेटा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। और कॉपर सल्फेट का कलर याद रखना बेटा, ब्लू कलर का होता है, नीले रंग का होता है। कॉपर सल्फेट कैसे रंग का होता है, ब्लू कलर का। और जिंक सल्फेट बेटा रंगहीन होता है, मतलब कलरलेस होता है। जिंक सल्फेट कैसा होता है, कलरलेस मतलब रंगहीन होता है। तो जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ में जिंक को डाला जाता है तो जो सॉल्यूशन है वो रंगहीन हो जाता है। क्यों, क्योंकि जिंक सल्फेट बनता है, ZnSO4 बनता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अभी बात करते हैं इसका दूसरा पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, जिंक इज एडेड टू डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। जिंक इज एडेड टू डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब जिंक को एडेड कर रहे हैं भाई डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में, मतलब तनु सल्फ्यूरिक एसिड में। बेटा याद रखना, एसिड हमेशा डाइल्यूट फॉर्म में ही रिएक्शन करते हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। एसिड हमेशा डाइल्यूट फॉर्म में ही रिएक्शन करते हैं। तो बेटा जिंक का फॉर्मूला भी होता है, क्या होता है, Zn, बैलेंसी +2 होती है। और सल्फ्यूरिक एसिड का बेटा IUPAC नेम होता है हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। तो हाइड्रोजन सल्फेट मतलब फॉर्मूला होता है, याद रखना, H2SO4। यहां बनाना सीख लो भाई। अब देखो सिंपल आपने फॉर्मेट पढ़ा होगा सेकंड चैप्टर में, या फिर आप ऐसे देख सकते हो, जिंक जो होता है वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, ठीक है। तो यहां क्या होगा, ZnSO4 बन जाएगा भाई। क्या बन जाएगा, ZnSO4। जिंक जो होता है वो हाइड्रोजन से हाई रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो ZnH2 को हटाएगा तो क्या बनेगा, ZnSO4, और साथ में क्या निकलेगा भाई, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो ये क्या हो गया भाई, जिंक सल्फेट हो गया, नाम भी लिख रहा हूं, जिंक सल्फेट। और ये सबको पता है हाइड्रोजन सल्फेट है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ये जिंक है। तो जिंक जो होता है वो हाई रिएक्टिव है, मैंने अभी बताया, ठीक है, कि जब LHS साइड में
एक एलिमेंट हो, एक कंपाउंड हो तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो जिंक ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया तो क्या बना, जिंक सल्फेट बना। ठीक है, और एक कंपाउंड है बेटा, कंपाउंड में पहले वाला प्लस होता है, दूसरे वाला माइनस होता है, तो प्लस वाला हमेशा प्लस वाले को ही हटाएगा। ठीक है, तो जिंक ने हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया क्योंकि जिंक हाई रिएक्टिव है, तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट बनेगा। और जिंक सल्फेट बेटा हमेशा कलरलेस होता है। कैसा होता है, कलरलेस मतलब रंगहीन, है ना। उम्मीद करता हूं आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहो आप ले सकते हो, फिर मैं इरेज कर रहा हूं। आगे देखें भाई बेटा, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें अपन तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है एक्सप्लेन कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखो बेटा एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन नंबर ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, हिंदी में योगात्मक अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, और इधर इसका बी पार्ट है बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो अभी मैंने बताई लास्ट क्वेश्चन में। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब हिंदी में विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में अपन बात करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब संयोजन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब विस्थापन अभिक्रिया। तो देखो बेटा कॉम्बिनेशन संयोजन का मतलब होता है बेटा जब दो रिएक्टेंट मिलकर एक अकेला प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ध्यान दें इसका फॉर्मेट में लिखूं आपके लिए, जैसे कि ए प्लस बी अगर फॉर्म कर रहा है ए बी तो इसको बोलेंगे बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये तो आपको पता है कि एलएचएस वाली साइड में क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स होते हैं मतलब क्रियाकारक। ठीक है, और आरएचएस वाली साइड में क्या होते हैं बेटा, प्रोडक्ट्स मतलब उत्पाद। ठीक, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब डेफिनेशन क्या होगा, द रिएक्शन इन विच टू रिएक्टेंट फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। द केमिकल रिएक्शन इन विच टू रिएक्टेंट फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं वो संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। इक्वेशन देखें इसका एग्जांपल, देखो मैंने एक लिया Mg मैग्नीशियम प्लस में क्या किया O2 ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया तो क्या बनेगा MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम Mg जब O2 से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। तो यहां दो रिएक्टेंट थे, दोनों में जो क्या बना एक, तो क्या होगा कॉम्बिनेशन। ऐसा ही क्यों बना बेटा, इसका रीजन यहां समझ लो। देखो Mg जो होता है उसका बैलेंस होता है +2 और ऑक्सीजन से मिल रहा है मतलब ऑक्साइड बनता है तो ऑक्साइड का बैलेंस होता है -2। तो क्रॉस कराएंगे कंपाउंड में टाइम तो बैलेंस जब बराबर होती है तो कट जाती है तो क्या बनेगा MgO। तो देखो MgO तो लिखा। ठीक है, आगे थोड़ा सा बात करें तो ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है बेटा व्हाइट पाउडर होता है, सफेद चूना, व्हाइट पाउडर सफेद चून होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है सफेद पाउडर होता है। ठीक है, और इसी को बेटा एक और नाम बोलते हैं बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। रेमन बोल दो, मैग्नीशियम बोल दो। ठीक है, तो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम का भी यही होता है रिएक्शन, Mg प्लस O2 गिव MgO। तो मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा MgO। ये किसका एग्जांपल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। जब दो चीजें मिलकर एक अकेला प्रोडक्ट बनाएंगी तो उसको बोलेंगे कॉम्बिनेशन। इधर आते हैं अभी डिस्प्लेसमेंट पर। तो विस्थापन बेटा नाम में आ रहा है, विस्थापन मतलब स्थान से मतलब हटाना। जब कोई एक चीज दूसरी चीज को उसके स्थान से हटा देगी तो उसको बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है,
तो देखो समझाता हूं फॉर्मेट इसका, जिसमें लिखा A प्लस BC। तो यहां ये जो A है वो अगर इस B को इसके स्थान से हटा देगा तो क्या बनेगा, AC प्लस B। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसकी जगह से हटा देगा तो उसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द केमिकल रिएक्शन इन विच हाई रिएक्टिव एलिमेंट displace low reactive element from its compound is called displacement reaction। वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो देखें बेटा एग्जांपल इसका, जैसे मैंने लिखा यहां Fe +2 वाला लिया प्लस आयरन। अब आयरन से कम रिएक्टिव क्या होता है, देखो मैंने वो ट्रिक बताई आपको, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। मैंने यहां ले लिया भाई PbCl2 लेड क्लोराइड। ठीक है, Pb कम रिएक्टिव होता है Fe से, तो ध्यान देना ये Fe क्या है, हाई रिएक्टिव है भाई, अधिक क्रियाशील है, हाई रिएक्टिव है, अधिक क्रियाशील। तो Fe क्या करेगा, इस Pb को इसके प्लेस से रिप्लेस करेगा, हटाएगा, तो क्या बनेगा भैया FeCl2 और साथ में क्या निकल जाएगा Pb+2 लेड होता है। ठीक है, तो इस आयरन का रिएक्टिविटी लेड Pb से ज्यादा होता है, तो Fe ने Pb को हटाया तो क्या बना FeCl2 मतलब आयरन क्लोराइड बना और ये Pb बाहर निकल गया। तो ये क्या विस्थापन अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा दे तो वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। ठीक है, देख लो आप इक्वेशन, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो 4th क्वेश्चन है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर में यहां बता चुका हूं कि जब भी मैग्नीशियम को एयर में बर्न करते हैं मतलब एयर का होता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, और जब मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ तो क्या बनेगा MgO मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। मैं यही बता चुका हूं जो व्हाइट पाउडर की फॉर्म में होगा। ठीक है, तो 4th क्वेश्चन इसको छोड़ते हैं, ये मैंने यहां बता दिया। अगला, राइट द केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंस देम फॉर द फॉलोइंग। तो पहला है हाइड्रोजन कंबाइंड विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। हाइड्रोजन कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। मतलब क्या है हिंदी में, हाइड्रोजन गैस नाइट्रोजन के साथ संयोजित होकर अमोनिया बनाती है। तो इसका समीकरण लिखना है बेटा। तो देखें ए पार्ट है 4th का, तो देखो हाइड्रोजन का फॉर्मूला सबको पता है भैया H2 होता है, प्लस नाइट्रोजन का फॉर्मूला सबको पता है भैया N2 होता है। तो क्या बन रहा है, तो मतलब वो प्रोडक्ट है, तो अमोनिया बनना है, तो अमोनिया का फॉर्मूला बेटा NH3 होता है। क्या होता है NH3। ठीक है, हाइड्रोजन का फॉर्मूला H2 होता है, नाइट्रोजन का फॉर्मूला N2 होता है, अमोनिया का फॉर्मूला NH3 होता है। तो ये वाले जो है एरो से पीछे वाले LHS वाली साइड होती है, इसमें क्या होते हैं रिएक्टेंट होते हैं, और RHS वाली साइड में प्रोडक्ट होते हैं। मतलब रिएक्टेंट को क्या बोलते हैं हिंदी में अभिकारक, प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं उत्पाद। अब बेटा इसको बैलेंस करना है, इक्वेशन हमने लिख दिया, अब बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने का मतलब होता है कि LHS में और RHS में जिस एटम का नंबर ज्यादा है उसको पकड़ लो। तो यहां बेटा LHS में दोनों एटम का नंबर बराबर है, नाइट्रोजन भी 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है। RHS में किसका नंबर ज्यादा है, हाइड्रोजन का। तो जिसका नंबर ज्यादा होगा उसको पहले बैलेंस कर लो। क्या बोला मैंने, LHS या RHS में जिस एटम का नंबर ज्यादा हो सबसे पहले उसको बैलेंस करो। तो यहाँ RHS में किसका नंबर ज्यादा है एटम का, हाइड्रोजन का, तो पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ हाइड्रोजन कितना है 3, यहाँ कितना है 2। तो हमेशा याद रखना ऑड नंबर को पहले इवन बना लेना। तो यहाँ तो हाइड्रोजन 2 है मतलब इवन है, यहाँ हाइड्रोजन कितने 3, तो इसको इवन बना लो। तो इवन बनाने के लिए हमेशा और इवन का मल्टीप्लाई होगा और में। तो यहाँ मैंने इस H3 को 6 बना दिया तो इवन हो जाएगा। 2 3 जो कितना होगा 6। अब यहाँ H6 हो गया, यहाँ कितना है 2, तो इसको 6 बनाने के लिए क्या करोगे 3 का मल्टीप्लाई। तो 3 2 6, यहाँ भी H कितना हो गया 6। अब N यहाँ कितना है 2 है, यहाँ भी N कितना है 2, तो बैलेंस हो गया। तो जब 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन होंगे 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन से, तो क्या बनेगा 2 मोल ऑफ
अमोनिया बनेगा। यहाँ बेटा कुछ नहीं मतलब 1 है, ठीक है, उम्मीद करता हूँ वो समझ में आएगा। दूसरा इसका पार्ट बताऊं, समझ ना, समझ में आ जाएगा। देखो अगला, चलो इसको यही बता दो, बी वाला पार्ट, मैं इसकी लगे नहीं लिख रहा। बी वाला पार्ट क्या है इसका, हाइड्रोजन सल्फाइड बर्न्स इन एयर। हाइड्रोजन सल्फाइड एयर में बर्न होती है टू फॉर्म वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। देखो हाइड्रोजन सल्फाइड मतलब बेटा नाम फॉर्मूला होता है H2S। H2S मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड, एयर में बर्न हो रही है मतलब रिएक्शन किससे हो रहा है, ऑक्सीजन से। किससे हो रहा है, ऑक्सीजन से, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड मतलब H2S, एयर में बर्न हो रही है मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन हो रहा है, तो बन क्या रहा है, वाटर मतलब H2O और सल्फर डाइऑक्साइड मतलब SO2, ठीक है। वाटर मतलब H2O और सल्फर डाइऑक्साइड मतलब SO2। अब देखो भाई यहां RHS में किसका नंबर ज्यादा है, तो देखो इधर ऑक्सीजन का नंबर ज्यादा है 2 है, इधर हाइड्रोजन भी बराबर, दोनों बराबर बराबर से लगभग लगभग। अब यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, ये भी बराबर से लगभग। तो देखो सबसे पहले आप हाइड्रोजन को बैलेंस करो, यहाँ हाइड्रोजन कितना 2, यहाँ भी कितना 2, बराबर है। अब ऑक्सीजन देखो यहाँ 2 है और यहाँ देखो RHS में 2 और 1 3 है, ठीक है नहीं। तो भाई मैं 2 को 3 नहीं कर सकता, 3 को 2 नहीं कर सकता, तो उसको कोई इवन नंबर बनाओ। तो मैं अगर यहां देखो H2 में 2 लगा दूं, क्या लगा दूं 2, तो देखो O कितना हो गया 2, RHS की बात कर रहा हूं मैं, RHS में O कितना हो गया 2 और 2 4 हो गया, ठीक। और LHS में कितना है 2, तो LHS में 4 करने के लिए ऑक्सीजन क्या मल्टीप्लाई करोगे भाई 2 का। तो मैंने जब इस O2 में 2 का मल्टीप्लाई किया, O कितना हो गया 2 टू 4 हो गया, 2 दूनी 4। और अब RHS में O देखना, 2 O तो H2O में है और 2O SO2 में, तो 4 हो गया, बराबर है भाई। अब H यहां कितना है LHS में 2 और यहां RHS में कितना है 2 टू 4 है, तो इसको 4 करने के लिए कितने मल्टीप्लाई करोगे भाई 2 का, ठीक है। अब देखो यहां H कितना हो गया 2 टू 4H हो गया, यहां कितना है 4H है, O कितना है 2 टू 4 है, तो यहां भी 2O और 2O 4 है। लेकिन यहां देखो S कितना है 2 और वहां S कितना है 1 है ना, बराबर नहीं है ना, तो क्या करोगे, अब यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप अपने आप पहुंच जाओगे, रेफर करके देखना। तो यहाँ S का वैल्यू कितना है 2, यहाँ कितना है 2, बराबर है। लेकिन अब देखो O कितना हो गया 2, O2 कितना हो गया 4 और 2 कितना हो गया 6, तो RHS में O कितना है 6 और यहाँ कितना देखो 2 टू 4 है, तो इसको 6 करने के लिए क्या मल्टीप्लाई करोगे भाई 3 का मल्टीप्लाई करोगे। तो देखो 3 टू 6 O हो गया LHS में, और देखो यहाँ देखो H2 में 2O है और SO2 में 4 है, तो 4 और 2 कितना 6, बराबर है। H कितना है 2 टू 4, यहाँ भी कितना है 2 टू 4। अब ऑक्सीजन 6 है, ऑक्सीजन 6 है, SO2 है, S भी 2 है, तो बैलेंस हो गया। तो हाइड्रोजन सल्फाइड H2S जब ऑक्सीजन में बर्न होगी O2 में, तो क्या बनेगा H2O वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड SO2 बनता है। देखना इक्वेशन, ठीक है। नंबर C इसका पार्ट, अगला पार्ट है भाई इसका, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड का मतलब होता है भाई BaCl2, ठीक है। कंबाइन हो रहा है एल्यूमिनियम सल्फेट मतलब Al2SO4 का होल थ्राइस, या को बनाना सीखना है बेटा एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है। गिव, ये क्या देगा, तो देखो यहां मैंने बताया है जब भी LHS में 2 कंपाउंड हो तो वहां हमेशा द्विस्थापन अभिक्रिया मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ये क्या होगा, यहाँ प्लस प्लस वाला चिन्ह है, तो ये प्लस वाला बी इसके पास जाएगा Al के पास, और ये Al वाला बी जो Al है वो Ba की जगह पर आएगा, Ba Al की जगह पर जाएगा, Al Ba की जगह पे आएगा। तो क्या बनेगा भाई BaSO4 बेरियम सल्फेट बनेगा, प्लस ये एल्यूमिनियम इसकी जगह आ रहा है बेरियम की जगह, तो क्या बनेगा AlCl3 मतलब एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो बेटा देखो एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, पहले तो मैं बता दूं कि LHS वाली साइड में जब 2 कंपाउंड होंगे तो वहां हमेशा डबल डिस्प्लेसमेंट होगी, और डबल डिस्प्लेस का मतलब होता है कि प्लस प्लस वाले आपस में चेंज हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे, एक दूसरे की जगह चले जाएंगे। तो यहाँ Al Ba की जगह आया, Ba Al की जगह गया, पहली बात तो ये है। तो आप फॉर्मूला बना दोगे प्रोडक्ट वाली साइड में, ठीक है। अब इसमें आता है कि डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर एक टाइप होता है प्रेसिपिटेशन, जिसका हिंदी में मतलब होता है प्रेसिपिटेशन का मतलब हिंदी में होता है अवक्षेपण अभिक्रिया। तो प्रेसिपिटेट का मतलब बेटा ये है कि प्रोडक्ट वाली साइड में जिस
प्रोडक्ट का, जिस प्रोडक्ट का मास ज्यादा होगा, क्या ज्यादा होगा, मास मतलब द्रव्यमान, प्रोडक्ट वाली साइड में मतलब उत्पाद वाली साइड में जिस प्रोडक्ट का मास ज्यादा होगा वो पीपीटी होगा। सिंपल सी बात। देखो एल्यूमिनियम क्लोराइड में और बेरियम सल्फेट में से बेटा बेरियम सल्फेट का मास ज्यादा होता है, पहले निकाल कर देख लेना। तो बेरियम सल्फेट क्या है, पीपीटी होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसका क्या है, हाइयर मास है। कैसा मास है, हाइयर मतलब उच्च द्रव्यमान है। ठीक है, हाइयर मास मतलब उच्च द्रव्यमान है। तो बेरियम सल्फेट का हाइयर मास होता है, इसलिए क्या है, पीपीटी है। या फिर आप सिंपल कॉम्प्लेक्सिटी से देख सकते हो। देखो अगर आपको मास कैलकुलेट नहीं करना आता, भाई आप बोलो सर जी हमें मास कैलकुलेट करना नहीं आता, तो आप केवल नंबर ऑफ एटम काउंट कर लो। तो देखो BaSO4 में अगर नंबर ऑफ एटम काउंट करने चले अपन, तो देखो Ba 1 एटम, सल्फर 2, ऑक्सीजन 4 है, 2 कितना 6। अब यहां देखो Al 1 एटम और Cl 3 है, तो 1 और 3 कितने 4। तो यहाँ 5 एटम है और यहाँ 4 एटम है। यहाँ कितने एटम है भाई, 5 एटम है। कितने एटम है, 5 परमाणु है BaSO4 में, 5 एटम है। कितने एटम है, 5। और AlCl3 में कितने एटम है बेटा, 4 एटम है, 4 परमाणु है। तो किसमें ज्यादा एटम है भाई, आप बोलो सर जी BaSO4 में ज्यादा एटम है। तो प्रोडक्ट वाली साइड में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट वाली साइड में जिसमें नंबर ऑफ एटम ज्यादा होंगे वो क्या होगा, हाइयर मास रखेगा, और हाइयर मास वाला ही क्या होगा, पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट होगा। विस्थापन अभिक्रिया में आरएचएस वाली साइड में जिस प्रोडक्ट का, जिस उत्पाद का मास ज्यादा होगा मतलब नंबर ऑफ एटम ज्यादा होंगे, तो वो क्या होगा भाई, पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट अवक्षेप होगा। ठीक है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या हो गया कि द केमिकल रिएक्शन इन विच पॉजिटिव आयंस आर इंटरचेंज विद ईच अदर इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयन एक दूसरे को प्रतिस्थापित कर देते हैं वो क्या कहलाती है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। तो तीनों पार्ट हो गए पूरे, हाँ इसके भाई तीनों पार्ट हो गए। अगला देखो, मैं आपको डबल डिस्प्लेसमेंट का एक और रिएक्शन समझाता हूं भाई, समझना बेटा, है ना। डबल डिस्प्लेसमेंट का एक और रिएक्शन समझाता हूं मैं आपको, देखना। दूसरा, जैसे मैंने लिया भाई, ये लिया पोटेशियम सॉरी लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस, है ना, प्लस पोटेशियम आएगा मतलब Ki गिव। तो देखो ये है बेटा लेड नाइट्रेट, ठीक है, और ये है बेटा पोटेशियम आयोडाइड। ये क्या है, पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। तो पोटेशियम आयोडाइड Ki और लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस की जब रिएक्शन होगी तो आपको पता है, देखो LHS वाली साइड में 2 रिएक्टेंट है, जो दिख रहा है एरो से पीछे वाली साइड LHS होती है। तो LHS वाली साइड में क्या है, 2 रिएक्टेंट हैं। तो जब बेटा LHS वाली साइड में 2 कंपाउंड वाले रिएक्टेंट होते हैं तो वहां कौन सी रिएक्शन होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट। अब समझना, डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि प्लस वाले आपस में बदल जाते हैं। तो कंपाउंड में पहले वाला बेटा हमेशा क्या होता है, प्लस, और दूसरे वाला हमेशा क्या होता है, माइनस। पहले वाला क्या होता है, प्लस, और दूसरे वाला क्या होता है, माइनस। ये फिक्स है बेटा। तो ऐसे यहां भी क्या होगा, प्लस, और यहां दूसरा क्या होगा, माइनस। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में मतलब विस्थापन में प्लस प्लस वाले चेंज होते हैं एक दूसरे से। तो ये K जो है वो PV की जगह आएगा और PV जो है वो K की जगह जाएगा। K जो है वो PV की जगह आएगा, PV जो है वो K की जगह जाएगा। तो देखो क्या बनेगा, PBI प्लस KNO3, PBI प्लस KNO3। तो मतलब PBI का मतलब क्या हो गया भाई, लेड आयोडाइड हो गया। क्या हो गया, लेड आयोडाइड। और KNO3 का मतलब हो गया पोटेशियम नाइट्रेट। क्या हो गया, पोटेशियम नाइट्रेट। तो जब लेड नाइट्रेट और पोटेशियम
आयोडाइड सॉरी लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन होती है तो प्रोडक्ट क्या बनता है, लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट बनता है। अब इन दोनों ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन अभिक्रिया है, तो इसमें पीपीटी क्या होगा, तो बेटा देखो अगर यहाँ एटम के हिसाब से कैलकुलेट करोगे तो इस KMO3 में कितने एटम है भाई, 5 एटम है। देखो K1 N2 और O3, तो 2 3 कितना 5 एटम है। और इस पीवीआई में कितने एटम है, 3 है। तो आप कहोगे जी पीपीटी KMO3 होगा, नहीं बेटा, यहाँ जो लेड आयोडाइड है, मैंने देखो दोनों बातें बताई हैं आपको, क्योंकि आपको मास कैलकुलेट करना आता नहीं, ठीक है, क्योंकि आपको 30 एलिमेंट तो याद है लेकिन 30 से ऊपर वाला आपको याद नहीं है, ठीक है। और मुझे भी टेबल से याद करने पड़ेंगे, मुझे भी याद नहीं है भाई, ऐसा मत समझना कि मतलब आपको याद नहीं तो मुझे मतलब मुझे याद होगा, मुझे भी नहीं आई भाई, ठीक है, मुझे वो टेबल से ट्रिक से याद रखने पड़ेंगे। तो आपको देखा कि यहाँ 5 एटम है, यहाँ 3 एटम है, तो आप पीपीटी इसको बताओगे नहीं। यहाँ जो पीवी है, लेड जो होता है बेटा, वो ज्यादा मास रखता है बजाय इस पूरे कंपाउंड के। लेड अकेला जो होता है वो बजाय इस पूरे कंपाउंड में ज्यादा मास रखता है, तो यहाँ लेड आयोडाइड जो है वो हाइयर मास रखता है भाई। लेड आयोडाइड क्या कितना मास रखता है, हाइयर, बजाय पोटेशियम नाइट्रेट के। तो लेड आयोडाइड हाइयर मास रखता है, इसलिए वो पीपीटी होगा। तो बेटा याद रखना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जिसका मास ज्यादा होगा वो क्या होगा, प्रेसिपिटेट होगा, अवक्षेप होगा, जिसका विस्थापन अभिक्रिया में उत्पाद में भार ज्यादा होगा, ठीक है। और इसका कलर बेटा याद रखना, जो पीवीआई मतलब लेड आयोडाइड होता है बेटा, वो येलो कलर का होता है। कैसा होता है, पीला, ठीक है। तो ये क्या है, स्टार लाइन बता रहा हूं मैं, द प्रोडक्ट ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट that has high mass is precipitate, is PPT, ठीक है। हिंदी बता दूं, विस्थापन का वो उत्पाद जिसका मास मतलब द्रव्यमान ज्यादा हो, पीपीटी होगा, मतलब हिंदी में अवक्षेप होगा, ठीक है बेटा। ये स्टार पॉइंट याद रखना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भाई, ये 5वां था, 6वां क्वेश्चन भाई, 6वां क्वेश्चन है एक्स, ये मैंने करा दिया डबल डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन बता दिया, तो ये छोड़ो। अगला है सोडियम क्लोराइड मिक्स विद सिल्वर नाइट्रेट, देन व्हाइट पीपीटी ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज फॉर्म्ड। देखो सोडियम क्लोराइड, 6वां क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड मतलब क्या होगा, NaCl इज मिक्स्ड विद सिल्वर नाइट्रेट मतलब AgNO3 होगा भाई। तो देखो सबसे पहली बात, NaCl का नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड भाई। ये बेटा नाम से फॉर्मूला और फॉर्मूले से नाम आपको बनाना आना चाहिए। Na का नाम सोडियम होता है, Cl का नाम क्लोराइड होता है, तो नाम क्या होगा, सोडियम क्लोराइड। AgNO3 का नाम होता है बेटा सिल्वर नाइट्रेट, क्या नाम होता है, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। तो मैंने बताया कि LHS में मतलब एरो से पीछे वाली साइड में जब भी दो कंपाउंड होंगे तो कौन सी रिएक्शन होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऊपर ही बता के आया हूं। और डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है बेटा प्लस वाले आपस में चेंज हो जाएंगे, तो Ag जो है यहाँ Na की जगह आएगा और Na जो है वो Ag की जगह जाएगा। ऐसे फिर मैं आपको समझाने के लिए लगा रहा हूँ, पेपर नहीं लगाना। तो Ag किसकी जगह आएगा, Na की जगह, तो क्या बनेगा, AgCl बनेगा, ठीक है। Ag किस जगह आएगा, Cl की जगह, तो क्या बनेगा, AgCl बनेगा। और Na किस जगह जाएगा, NaNO3 की जगह, तो यहां बनेगा बेटा NaNO3 और प्लस AgCl, ठीक है। Ag Na की जगह आया तो AgCl बना, और Na Ag की जगह क्या बना, NaNO3, मतलब ये बन गया सोडियम नाइट्रेट, और सिल्वर क्लोराइड। तो बेटा
पीपीटी क्या होगा, देखो सोडियम नाइट्रेट में अगर एटम देखें आप तो एटम कितने हैं भाई, 5 है। तो आप बोल रहे हो सर जी सोडियम नाइट्रेट पीपीटी होगा, नहीं बेटा, सोडियम नाइट्रेट का जो मास है वो सिल्वर क्लोराइड से कम होता है। तो मैंने बताया कि याद रखना डबल डिस्प्लेसमेंट में जिसका मास ज्यादा होता है वही पीपीटी होता है। तो यहाँ सिल्वर क्लोराइड पीपीटी होगा भाई, सिल्वर क्लोराइड क्या होगा, पीपीटी होगा, और वो भी कैसा होगा, व्हाइट पीपीटी होगा। तो सिल्वर क्लोराइड व्हाइट पीपीटी होता है, याद रखना, ठीक है। क्योंकि सिल्वर देखो जो एलिमेंट आपने 30 तक पढ़े हैं उनके अलावा कोई भी एलिमेंट अगर डबल डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट में आ रहा है तो बेटा वो हाइयर मास वाला, इतना है रख लो भाई, सिंपल सी बातें बताऊं, ठीक है। तो AgCl का जो मास है वो NaNH से ज्यादा है, इसका मास ज्यादा है। AgCl क्या होता है, हाइयर मास वाला है बेटा, उच्च द्रव्यमान वाला है, बजाय किसके, NaNO3 के। तो पीपीटी का होगा AgCl होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये 6 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर थोड़ा सा बेटा हमें पानी प्यास भी लग रही है, पानी यहाँ है नहीं क्लास रूम में, मैं नीचे से लूंगा। तो अभी इतना ही करेंगे, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर बाकी चैप्टर 1 के आगे कोई क्वेश्चन कल कर लेंगे, ठीक है। 2 पार्ट्स में इस क्लास को अपन अपलोड करेंगे, लगभग 15 क्वेश्चन है, तो आधे आज कर लेंगे, कल आधे कल कर लेंगे, ठीक है। 2 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे भाई। तो बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट में वो प्रोडक्ट पीपीटी होगा जिसका मास ज्यादा होगा। तो देखिए भाई 7वां क्वेश्चन है, कैल्शियम ऑक्साइड कंबाइंड विद कार्बन डाइऑक्साइड देन फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट। तो राइट द इक्वेशन। इसके 3 पार्ट है, तीनों बता रहा हूं मैं। पहला पार्ट है कैल्शियम ऑक्साइड कंबाइंड विद कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। यहां इसका दूसरा फॉर्म भी हो सकता है बेटा, और दोनों लिखूंगा मैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, और प्लस में क्या बनेगा, वाटर, ठीक है। तो इसका आंसर देखें भाई, कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है बेटा CaO, कैल्शियम का सिंबल C है, ऑक्साइड का O, तो CaO बन गया, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का होता है CO2, ठीक है। क्या होता है, CO2। कैसे देखो, कार्बन का सिंबल C हो गया, ऑक्साइड का सिंबल O हो गया। अब किसके आगे डाई ट्राई लगा हुआ, डाई लगा हुआ ऑक्साइड के आगे, तो जिसके आगे डाई ट्राई मोनो लगा हुआ तो उसी के नीचे उनका वैल्यू लगा, डाई का वैल्यू होता है 2, तो O के नीचे आ गया 2, तो बन गया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो यहां एक तो आप उस नाम से फॉर्मूला बना लो या फिर यहां से देख लो, Ca, तो Ca तो यहां आएगा, तो मैंने Ca लिख दिया। अब देखो एक O और 2 O, कितने हो गए, 3, तो बन गया CO3। तो CaCO3 किसका फॉर्मूला होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का, इसको बेटा मार्बल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मार्बल, ठीक है। तो देखो बैलेंस करो, Ca O3 एक कार्बन एक कार्बन, बैलेंस है। यहाँ इसका दूसरा मैंने नीचे लिखा हुआ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ इसका फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस। कैसे बना, कैल्शियम का सिंबल, कैल्शियम का सिंबल Ca, बैलेंस +2, हाइड्रोक्साइड का सिंबल OH, बैलेंस -2, ठीक है। हाँ सही तो है। तो देखो हो गया, ये Ca इसके OH की -1 होती है बेटा, OH की -1 होती है, तो इसका 1 इधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो, और इसका 1 2 इधर जाएगा, तो क्या बनेगा, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। तो प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मतलब क्या हो गया, अभी बताया CO2 हो गया, तो क्या बनेगा, देखो मैंने बताया हुआ जब भी किसी एलिमेंट के साथ में 2 या 2 से ज्यादा OH हो तो वहां से हमें से क्या निकलता है, H2O, वो लिखा भी हुआ आपके लिए, वाटर मतलब H2O निकल आया भाई, ठीक है। अब प्लस में क्या बनेगा, देखो यहां से जो O1 और H2 निकल गया ना वाटर, तो H दोनों गए और एक हो गया, तो क्या बचा, CaO बचा, वही पहला बचा। तो ये CaO जब CO2 से मिलता है तो क्या बनता है, CaCO3। बैलेंस देखो करके,
Ca1 H कितने 2, तो H 2, O कितने 2 और 2 4, तो देखो 3 और 1 4 बैलेंस है। ठीक है, पहले से बैलेंस है दोनों के दोनों। अब इसका बी पार्ट देखो, बी है बेटा जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट गिव जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। जिंक मतलब होता है Zn, जैसे लिख दूंगा, चलो सिंबल बता देंगे, वो बैलेंस है होता है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, मतलब क्या होगा AgNO3। देखो एक एलिमेंट है, एक कंपाउंड है, क्या होगा डबल डिस्प्लेसमेंट। जब LHS वाली साइड में एक तक तो हो, एक यौगिक हो, तो वहां विस्थापन अभिक्रिया होती है। तो Zn का वैलेंस +2 होता है, Zn किसको हटाएगा Ag को, तो क्या बनेगा ZnNO3 का होल ट्वाइस जिंक नाइट्रेट, और प्लस में क्या निकल जाएगा भाई Ag+1 निकल जाएगा। ठीक है, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, नाम भी बता दूं, डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो देखो बैलेंस करो, जिंक 1 Ag1 NO3 1 है, यहाँ कितने 2, तो 2 करने के लिए यहाँ क्या लगा हुआ 2, तो ये देखो Ag 2 हो गया, NO3 भी 2 हो गया, तो NO3 का यहाँ ट्वाइस लगा हुआ है 2 है, Ag कितना होगा 2, ऐसा इधर 2 करने के लिए क्या करो 2 का मल्टीप्लाई, अब बैलेंस है देख लो। ठीक है, दूसरा इसका पार्ट एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, तो एल्यूमिनियम का सिंबल होता है भाई Al, बैलेंस होती है +3, प्लस कॉपर क्लोराइड मतलब हो गया भाई CuCl2। ठीक है, CuCl2। अब देखो ये Al Cu को हटाएगा, वही एक एलिमेंट है, एक कंपाउंड है, डिस्प्लेसमेंट होगा, तो क्या बनेगा भाई AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस में क्या निकल जाएगा भाई कॉपर +2 वाला। ठीक है, अब बैलेंस करो, Al कितना 1, Cl कितना 1, Cu कितना 1, Cu कितना 1, Cl कितना 2, यहाँ कितना 3, तो 3 को 2 नहीं कर सकते, 2 को 3 नहीं कर सकते, तो जहां ज्यादा है वो वाली साइड पकड़ो, ज्यादा Cl कहां है यहाँ, तो इसको इवन ना हो 2 का मल्टीप्लाई करोगे, तो ये हो गया भाई 2 3 6 Cl हो गए, यहाँ कितने भाई 2 Cl है, तो 6 करने के लिए कितना मल्टीप्लाई करोगे भाई 3 का, तो ये हो गया 3 to the 6 Cl, यहाँ भी कितने 2 3 जा 6 Cl। अब Al यहाँ कितना है 2, और यहाँ Al कितना है 1, तो 2 करने के लिए कितना मल्टीप्लाई करोगे 2 का, तो ये 2Al हो गया, ये भी 2Al है, ये कितना Cu है 3, यहाँ 3 करने के लिए कितने मल्टीप्लाई करोगे 3 का, तो ये हो गया बैलेंस। तो यहाँ नाम कौन सा भाई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो इतना ही आज की क्लास में, आगे 7 क्वेश्चन रहेंगे वो कल करेंगे, तो आप देख लें एक बार, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास प्रॉपरली समझ में आई होगी। आप एक बार क्लास देखना, इसका सेकंड पार्ट कल अपलोड होगा। ठीक है, 7 क्वेश्चन और हैं चैप्टर 1 में, तो ऐसे ही अपन धीरे धीरे करके 13 के 13 चैप्टर कर लेंगे। ठीक है, आप इसी प्रकार सपोर्ट बनाए रखें, अगर वीडियो पसंद आया तो उसको शेयर कर दिया करो। ठीक है, ताकि दूसरों को भी हेल्प हो जाए, और मेरा भी इसमें थोड़ा सा स्वार्थ है भाई, क्योंकि देखो वीडियो अगर आप लाइक करते रहोगे, शेयर करते रहोगे, देखते रहोगे, तो मुझे भी क्लास लेने का मन किया करेगा। ठीक है, हम आपके लिए इतनी मेहनत करें तो आप हमारे लिए इतना तो कर ही सकते हो। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली क्लास में।